नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम की इस सीरीज में आज हम एक और वीडियो आपके ला रखे हैं और हम इस सीरीज में दोस्तों आपके लिए यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यू करा रहे हैं। तो अब तक हम यहाँ पे 2 यूनिट आपको कंप्लीट करा चुके हैं और आपके सिलेबस में जो तीसरी यूनिट है वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी जैविक विविधता के बारे में यहाँ पे जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस में उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और आपको बता दें इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, जिसमें 5 पिछले ईयर यानी 2021 में जो वन दरोगा एग्जाम हुआ था वो पेपर भी रखे गए हैं। तो यानी टोटल 17 पेपर 1700 क्वेश्चनों का संग्रह, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता का, जिसमें हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमल्स का, प्लांट्स का, या जो 5 किंगडम है 5 जगतीय वर्गीकरण, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित दोस्तों 2 या 3 पार्ट में ये यूनिट हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आप लगातार दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और हम यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज यहाँ पे लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा इकाइनोडर्म के पाचन तंत्र के विषय में सच है। इकाइनोडर्मेटा ये यहाँ पे आपका जो एनिमल किंगडम है उसका एक महत्वपूर्ण फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म। तो इसके विषय में, इसके पाचन तंत्र के विषय में सच क्या है, मुंह अधरिया होता है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश में यहाँ पे आपको इधर देखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज है दोस्तों, जो बायोलॉजी की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में कई बार ज्यादा अच्छी समझ में आती है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो या जिस भी मीडियम वाले हो तो आप यहाँ पे आपके लिए दोनों मीडियम में यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। तो द माउथ इज वेंट्रल, एनस इज डोर्सल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे इकाइनोडर्म के पाचन तंत्र के विषय में ये सभी सत्य हैं। डी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, स्तनधारी यानी जो मैमल्स होते हैं वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। तो स्तनधारी जो वर्ग है उसमें स्तन ग्रंथियां होती है, ये सही है। श्वेत ग्रंथियां भी इसमें पाई जाती हैं और 4 कोष्ठीय दिल यानी हार्ट, हृदय, 4 कक्षीय हृदय भी स्तनधारी वर्ग की विशेषता है। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे पिछले एग्जाम में ये हृदय के बारे में भी क्वेश्चन बने थे। अब मैं आपको अगर हृदय की बात करूं तो जो स्तनधारी और एवीज यानी जो पक्षी वर्ग है इनका जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, 4 कक्ष होते हैं इनके हार्ट में। उसके बाद रेप्टाइल और जो एम्फीबिया इनका जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है। और जो मत्स्य वर्ग है, मत्स्य वर्ग में कितने कक्षीय हृदय होता है, तो 2 कक्षीय हृदय, ठीक है। तो मत्स्य वर्ग में 2 कक्षीय हृदय होता है। रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में 3 कक्षीय, और एवीज यानी पक्षी वर्ग और जो स्तनधारी वर्ग है उनका जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। तो ये इस प्रकार आपको यहाँ पे नोट करना है। हमारी कोशिश यहाँ पे ये रहती है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसको डिटेल्स एक्सप्लेन हम वहाँ पे करने का प्रयास करते हैं, ताकि उससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो भी यहाँ पे कवर हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघ मोलस्का के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सबसे बड़ा संघ ये गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा संघ कौन सा है वो है आर्थ्रोपोडा। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद है रेडियल सिमेट्री, त्रिकोणिकी जंतु और खंडीकरण उपस्थित। तो यहाँ पे कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो ये है त्रिकोणिकी जंतु, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है जो संघ मोलस्का है। बाकी इसमें सिमेट्री की बात करें तो इसमें आर्य समिति, रेडियल सिमेट्री नहीं होती, बल्कि इसमें कौन सी सिमेट्री होती है, इसमें होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, मोलस्का में। आर्य समिति नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। त्रिकोणिकी जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये संघ मोलस्का में जितने भी जीव आते हैं। और खंडीकरण इसमें उपस्थित नहीं बल्कि अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है मोलस्का में। जो सेगमेंटेशन पाया जाता है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की मुख्य विशेषता है और कोर्डेटा की मुख्य विशेषता है। तो सेगमेंटेशन मोलस्का में अब्सेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नोस्टोक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं।
अब देखो सबसे पहले आपको समझना है कि नोस्टॉक है क्या। नोस्टॉक है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं नोस्टॉक, और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत जो भी आते हैं वो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्योंकि इन्हें रखा गया है किस किंगडम में, मोनेरा जगत में। जो 5 जगतीय वर्गीकरण है आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है, तो उसमें जो मोनेरा जगत है वो है प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी जगत क्या है, यूकैरियोटिक। सेल के आधार पर सेल 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसकी सेल है प्रोकैरियोटिक, और ब्लू ग्रीन एल्गी में आ रहा है नोस्टॉक, यानी नोस्टॉक की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है, और इसमें जो राइबोसोम होगा वो 70S प्रकार का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है। अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन विच इज द मोस्ट एंशिएंट वर्ल्ड। ठीक है, जगत किंगडम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेट में, तो सबसे प्राचीन आपको किंगडम बताना है यहाँ पे। अब देखो व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण देख लेते हैं। पहला जगत है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है यहाँ पे फंगाई, ठीक है, फंजाई, चौथा है प्लांटी, और 5वीं यहाँ पे एनिमल्स या एनिमेलिया। अब यहाँ पे इस प्रकार से ये 5 जगत वर्गीकरण दिया किसने, आर.एच. व्हिटेकर। तो प्रश्न बनता है कि 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया, तो आर.एच. व्हिटेकर ने। और इस 5 जगतीय वर्गीकरण के अनुसार सबसे प्राचीन जगत है मोनेरा। मोनेरा में वह जीव रखे गए हैं जो कि क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं, बाकी जिनका सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, बाकी सबकी सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है। अब इन यूकैरियोटिक में भी इनमें भी आपस में कुछ डिफरेंस है, जैसे प्रोटिस्टा क्या है, ये एकोसिया है, बाकी ये सभी बहुकोशिकीय है। फिर फंगस, प्लांटी और एनिमल्स। फंगस में क्या डिफरेंस है कि इसकी जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स की सेल वाल ये बनी होती है सेलुलोज की, और एनिमल्स में सेल वाल नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार इनमें आपस में डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस के आधार पर, कई डिफरेंस के आधार पर इनको अलग अलग भागों में यहाँ पे रखा गया है, अलग अलग किंगडम में बांटा गया है। तो सबसे प्राचीन जगत है मोनेरा, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है। वैसे हमारा प्रयास है यहाँ पे कि आपका अधिक से अधिक हम रिवीजन करा सकें, जो आपने पढ़ लिया है, फिर इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको अधिक से अधिक रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल्स में, काफी डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिटेल्स में बताना है या किस प्रकार से बताना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्गीकरण का आधारीय इकाई। तो जो क्लासिफिकेशन की आधारीय इकाई है वो है स्पीसीज। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो सबसे ऊपर होता है किंगडम। किंगडम, फिर किंगडम को कई फाइलम में बांटा जाता है। फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, और फैमिली के बाद आती है जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। तो सबसे आधारीय इकाई है वर्गीकरण की वो है स्पीसीज यानी जाति। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं। तो एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरलम। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है मच्छरों को खाने वाली मछली कौन सी है। तो मच्छरों को खाने वाली मछली यहाँ पे गेम्बूसिया मछली। गेम्बूसिया मछली अधिकतर उन स्थानों में इसका पालन किया जाता है जहां पर मच्छरों की अधिकता पाई जाती है। तो ये क्या करती है, मच्छरों को खाती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा गेम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 9, टीनिया तथा फेसियोला किस संघ के प्राणी है। तो टीनिया सोलियम और फेसियोला ये किस संघ के प्राणी है। तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज। चपटे क्रम भी इन्हें कहा जाता है हिंदी में। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है एनिमल किंगडम का, उसमें आता है टीनिया सोलियम और फेसियोला। ठीक है, फेसियोला को यहाँ पे लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लिवर फ्लूक किसे कहा जाता है। तो फेसियोला को कहा जाता है, और टीनिया सोलियम भी ये दोनों प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन आते हैं मेमल्स, स्तनी, जो स्तनधारी है। डॉल्फिन किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, डॉल्फिन
आपको फिश, आपको ये लग रहा होगा कि ये फिश वर्ग यानी मत्स्य वर्ग में आता होगा, लेकिन डॉल्फिन क्या होते हैं, स्तनीय होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर या गेंडा? तो यहाँ पे व्हेल हो जाएगा। व्हेल भी एक स्तनधारी है, ठीक है, मेमल्स है। व्हेल क्या एक स्तनधारी है और विशालतम स्तनधारी है, क्योंकि हाथी से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है व्हेल, ठीक है। तो जो व्हेल मछली है वो क्या है, स्तनधारी। ये मत्स्य वर्ग में नहीं आता है बल्कि स्तनधारी वर्ग में आता है, ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन फफूंद जगत यानी जो फंगस है, तो फंगस किंगडम का सदस्य नहीं है? म्यूकर, यीस्ट, पेनिसिलियम या एगेरिकस या एक्टिनोमाइसिटीज? तो 12 का हो जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज। ये फंगस में नहीं आता है। एक्टिनोमाइसिटीज एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। और बाकी जो 3 अन्य ऑप्शन है ये आते हैं फफूंद यानी कवक या फंगस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13, लाइकेन वास्तव में रूपांतरण है शैवाल का, फफूंद का, दोनों का या किसी का भी नहीं? तो लाइकेन है यहाँ पे दोनों का रूपांतरण। लाइकेन एक रिलेशन है शैवाल और फफूंद का, ठीक है। इसमें एक सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन क्या है, सहजीवी संबंध है। किस किस के बीच? तो शैवाल और फफूंद के बीच, यानी शैवाल और फफूंद ये दोनों साथ में रहते हैं और इससे क्या बनता है, लाइकेन बनता है। अब इसमें सहजीवी संबंध, सहजीवी क्या होता है, यानी दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। तो शैवाल क्या करता है, शैवाल तो प्रकाश संश्लेषण करता है यानी भोजन बनाता है। तो शैवाल कवक को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है और उसके बदले कवक शैवाल को क्या करता है, सुरक्षा और न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो लाइकेन होता है वो एक सहजीवी संबंध है शैवाल और कवक के मध्य। क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों मौजूद होते हैं। तो ये दोनों मौजूद होते हैं क्लोरोफाइसी में, यानी जो हरे शैवाल होते हैं, जो क्लोरोफाइसी वर्ग है, हरे शैवाल का वर्ग है, उसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफाइसी में कौन कौन से शैवाल आते हैं, यानी हरे शैवाल कौन कौन से हैं? तो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ये एक हरा शैवाल है। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, वोलॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा। क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार भी वन दरोगा एग्जाम में पूछा गया था और क्वेश्चन इस प्रकार से था कि निम्न शैवालों में से कौन सा हरे शैवाल के अंतर्गत आता है, और वहां पे ऑप्शन था क्लेमाइडोमोनास, तो वो सही ऑप्शन था। तो यहाँ पे ये सभी मैंने यहाँ पे आपको हरे शैवाल के, ग्रीन एल्गी के उदाहरण बता दिए हैं जो कि क्लोरोफाइसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि यानी अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि वो घड़ियाली आंसू, यानी घड़ियाली आंसू बहा रहा है, यानी आंसू आ नहीं रहे, और मतलब जो व्यक्ति जिसके आंसू नहीं आते हैं, जो ड्रामे करता है, तो उसके लिए बोला जाता है कि घड़ियाली आंसू, यानी घड़ियाल के आंसू नहीं दिखते हैं। क्योंकि घड़ियाली के आंसू इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि उसमें टीयर ग्रंथि नहीं पाई जाती है, अश्रु ग्रंथि उसमें नहीं होती है। तो घड़ियाल हो जाएगा सही आंसर, और ये सरीसृप रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा सांप, जो कि एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन संधिपाद वर्ग का सदस्य नहीं है? रजतमीन, कान खजूरा, घरेलू मकड़ी या कटलफिश? संधिपाद वर्ग ये कौन है? ये आर्थ्रोपोडा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? वो है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का सदस्य नहीं है, सही आंसर हो जाएगा कटलफिश। अब कटलफिश ये किस में आती है? तो ये आती है मोलस्का में, मोलस्का में। बाकी रजतमीन, कान खजूरा, घरेलू मकड़ी ये सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गोल कृमि और चपटा कृमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 18, द्विपक्षीय
सममिति बायलैटरल सिमेट्री, ये बिल्कुल गोल्ड कृमि यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्की हेल्मिन्थीज दोनों में यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। त्रिकोणीय शरीर संगठन यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, गोल्ड कृमि भी होता है और चपटा कृमि भी होता है। आंतरिक निषेचन इन दोनों में होता है, यानी इनमें से सही डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वह स्तनधारी जो खतरे के समय गेंद के समान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इसका है कंटक चूहा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थ्रोपोडा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है एनिमल किंगडम का, तो बायलैटरल सिमेट्री इसमें भी पाई जाती है। ठीक है, बायलैटरल जो सिमेट्री स्टार्ट होती है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है ये, खंड युक्त सेगमेंटेशन इसमें भी पाया जाता है। सेगमेंटेशन किस किस में पाया जाता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में, यानी इनमें से सही डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे टीनिया सोलियम, फीता कृमि को क्या कहते हैं, टीनिया सोलियम के रूप में ये जाना जाता है, और ये किस में आता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत ये आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, लेमिनेरिया और फ्यूकस किसके उदाहरण है। तो लेमिनेरिया और फ्यूकस यहाँ पे उदाहरण है भूरे शैवाल के। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है कोई, तो लेमिनेरिया और फ्यूकस ये आते हैं ब्राउन एल्गी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23, बायो इंडिकेटर है। तो बायो इंडिकेटर है लाइकेन प्रदूषण की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो लाइकेन क्या है, बायो इंडिकेटर है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बायो इंडिकेटर कौन है, लाइकेन, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रदूषण की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं ये प्रदूषण का पता, क्योंकि जहां पे प्रदूषण होता है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो या कोई भी प्रदूषण हो, वहां पर लाइकेन की उपस्थिति नहीं होती है, लाइकेन वहां पे डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से यानी वहां पे क्या है, प्रदूषण है। तो लाइकेन जो कि प्रदूषण की उपस्थिति का पता लगाते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, लाइकेन को बायो इंडिकेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन अंडे देता है। तो अंडे इनमें से देता है डकबिल प्लेटिपस। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि डकबिल प्लेटिपस एक स्तनधारी है। ये क्या है, मेमल्स है, स्तनधारी। अब स्तनधारी भी कई प्रकार के हैं। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, कुछ स्तनधारी क्या होते हैं, बच्चे देते हैं, जैसे कंगारू, लेकिन वो पूर्ण डेवलप बच्चे नहीं देते हैं। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य का जो बच्चा होता है पूर्ण डेवलप होता है, लेकिन कंगारू में ऐसा नहीं होता है। कंगारू में फिर एक थैली पाई जाती है जिसमें वो कुछ टाइम तक बच्चे का विकास उसमें होता है। ठीक है, तो प्लेटिपस भी एक स्तनधारी, लेकिन प्लेटिपस क्या करता है, बच्चे देता है। एकेडिना इसका एक और एग्जाम्पल है, ऐसे स्तनधारी जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो एक है डकबिल प्लेटिपस और एक आपको और नोट करना है एकेडिना। तो ये दो एनिमल्स ऐसे हैं दोस्तों जो स्तनधारी होकर भी अंडे देते हैं, डकबिल प्लेटिपस और एकेडिना। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये आते हैं प्रोटोथीरिया उपवर्ग में। अब देखो जो स्तनधारी है, इनको भी 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया में कौन आते हैं, जो अंडे देते हैं, ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं। इसमें आ गया डकबिल प्लेटिपस और एकेडिना। उसके बाद आता है मेटाथीरिया में आता है कंगारू। अब कंगारू में क्या होता है कि कंगारू स्तनधारी है, कंगारू भी ये बच्चे देता है, लेकिन पूर्ण विकसित बच्चे ये नहीं देता है। कंगारू में एक थैली पाई जाती है जिसे मार्सुपियल थैली कहा जाता है, और उसमें बच्चे का विकास होता है। और फिर आते हैं यूथीरिया, और यूथीरिया में जैसे कि मानव है, मानव क्या है कि यूथीरिया में आता है, क्योंकि मानव जो उच्च स्तनधारी होते हैं सभी यूथीरिया में रखे गए हैं, ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, लाइकेन किनके सहजीवन से बनता है। तो लाइकेन बनता है शैवाल और कवक यानी फपून, इनमें ये संबंध होता है। लाइकेन, शैवाल और फपून सहजीवी संबंध होता है इनमें।
क्वेश्चन नंबर 26, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? यह है उभयचर। एम्फीबिया ऑफ प्लांट्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किस पादप वर्ग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। अब क्यों कहा जाता है ब्रायोफाइटा को यहाँ पे उभयचर, पादप वर्ग का उभयचर? क्योंकि ब्रायोफाइटा में दो फेज देखने को मिलती है, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव फेज में ये पाए जाते हैं लैंड में यानी भूमि में, और रिप्रोडक्टिव फेज में ये होते हैं वाटर में। तो जो एम्फीबिया होते हैं वो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से ब्रायोफाइटा भी जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, तो इसलिए ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पादप समूह जिसमें सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा युग्मक और सबसे बड़ा वृक्ष होता है, तो वो है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सबसे बड़ा बीजांड किसका है? तो वो है साइकस का। साइकस सबसे बड़ा बीजांड। प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है ये कि सबसे बड़ा बीजांड किसका है, किस पादप का होता है? तो वो होता है साइकस का, जो कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? लिविंग फॉसिल्स आपको यहाँ पे बताना है। पीनस, ऑप्टिया, जिंकगो या थुजा? तो जिंकगो है यहाँ पे एक जीवित जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 29, चपटा कृमि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको बताना है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, निषेचन आंतरिक होता है, इसमें बिल्कुल सही। अप्रत्यक्ष विकास होता है, उभयलिंगी होता है, मध्य चर्म अनुपस्थित होता है। अब यहाँ पे ये इसके बारे में गलत कथन है, क्योंकि इसमें मध्य चर्म जो होता है, जो मेजोडर्म होता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है, क्योंकि ये एक जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वहां से शुरू हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो जर्म लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ये तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं। तो चपटा कृमि कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो इसमें मध्य चर्म भी यानी मेसोडर्म भी प्रेजेंट रहती है, तो ये इसके बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, कौन सा टिनोफोर के विषय में सही नहीं है? तो ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो, मध्य श्लेष्ठर अनुपस्थित होता है, द्विपक्षीय सममित होती है, इसमें द्विपक्षीय नहीं बल्कि इसमें होती है रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक नहीं होती, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, तो उपरोक्त हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, घोंगा किस संघ का प्राणी है? तो घोंगा यहाँ पे मोलस्का संघ का प्राणी। 31 का हो जाएगा सी ऑप्शन। और जो मोलस्का है, देखो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद दूसरा जो फाइलम है वो है मोलस्का। सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा और उसके दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 32, विशाल रेडवुड ट्री सिकोया सेम्परविरेंस एक है, तो ये क्या है? ये है आपका जिम्नोस्पर्म। जो रेडवुड ट्री आते हैं, जो सिकोया ट्री आते हैं, वो किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे आदिम सहवनीय पौधे यानी मोस्ट प्राइमेटिव वेस्कुलर प्लांट, जहां से वेस्कुलर जो सिस्टम होता है प्लांट्स में उसका विकास हुआ है, तो किन प्लांट से उसका विकास हुआ है? वो हुआ है फर्न से। तो डी ऑप्शन होगा सही आंसर 33 का डी, मोस्ट प्राइमेटिव वेस्कुलर प्लांट। जहां से वेस्कुलर सिस्टम की शुरुआत हुई, प्लांट से वेस्कुलर सिस्टम का बनना शुरू हुआ या उस सिस्टम का विकास हुआ, तो वो फर्न से शुरू हुआ। और आगे चलकर यही वेस्कुलर सिस्टम जिसमें जाइलम फ्लोएम आता है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, क्योंकि इसमें कंप्लीट डेवलप वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसलिए 33 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐसे पौधे जिनमें बीजाणु और भ्रूण होते हैं लेकिन संवहनीय ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू और सीड की कमी होती है, तो 34 का हो जाएगा सही आंसर ब्रायोफाइट्स। क्योंकि जो वेस्कुलर टिश्यू का विकास होता है वो होता है टेरिडोफाइट से। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम और सीड नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल अब्सेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स जो वर्ग है
उसमें वैस्कुलर सिस्टम की शुरुआत होती है, वैस्कुलर सिस्टम का विकास होता है, लेकिन उसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। और फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें तो कंप्लीट विकसित वैस्कुलर सिस्टम होता है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। तो बायोलॉजी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली होगी दोस्तों, क्योंकि आपके सिलेबस में है, आपको सिलेबस पहले कवर करना है तभी जाके आपको ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा चपटा क्रिया में उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस की यहाँ पे बात कर रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थ में उत्सर्जन और परासरण नियमन में कौन सी मदद करता है? तो वो करती हैं ज्वाला कोशिकाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस प्रकार की सेल पाई जाती हैं जो उसके उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करता है? तो वह है ज्वाला कोशिकाएं। एग्जाम्पल इसका टीना सोलियम। क्वेश्चन नंबर 36, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिक्स है यहाँ पे सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप के भी लक्षण पाए जाते हैं और पक्षी वर्ग के भी लक्षण पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें आर्कियोप्टेरिक्स के पक्षी वर्ग और सरीसृप के जो इसमें लक्षण पाए जाते हैं कौन कौन से हैं? तो देखो, इसमें पक्षी की तरह क्या होती है? चोंच होती है, पक्षी की तरह इसमें पंख होते हैं और पक्षी की तरह इसके पैर होते हैं। जबकि इसकी चोंच में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं, जो कि सरीसृप की विशेषता है। उसके बाद इसकी पूंछ जो होती है वो सरीसृप की तरह होती है और जो इसकी त्वचा होती है वो सरीसृप की तरह होती है। तो इसमें पक्षी और सरीसृप दोनों के कंडक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इसको सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को। क्वेश्चन नंबर 37, घरेलू मक्खी का लार्वा। तो घरेलू मक्खी का लार्वा इसको कहते हैं मैंगोट। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका, और इसका लार्वा इसे कहते हैं मैंगोट, और ये आर्थ्रोपोडा में, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव है यहाँ पे माइकोप्लाज्म, क्योंकि जो वायरस होता है वो तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वो सजीव कब है? जब वो सजीव सेल में आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सबसे छोटा जीव की बात की गई है तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसको मोनेरा में रखा गया है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, जिम्नोस्पर्म में बीजों को नग्न कहा जाता है क्योंकि उसमें अंडाशय नहीं होता है। ओवरी डू नॉट अकर, ओवरी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है जिम्नोस्पर्म में, तो इसलिए इसके बीजों को नग्न कहा जाता है, नग्न बीजी। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का क्वेश्चन नंबर, अभी और क्वेश्चन भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, जीवाणु की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज की है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। 40 का हो जाएगा डी। अब बैक्टीरिया की खोज अब इसने की है, तो वायरस की खोज किसने की है? तो वायरस की खोज की है इवानोविस्की ने। वायरस की खोज इवानोविस्की ने की है और बैक्टीरिया की खोज की है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता टीनोफोर के विषय में गलत है? अब देखो, टीनोफोर यानी सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा के विषय में आपको बताना है कि गलत कौन सा है। अरिया समिति, तो रेडियल सिमेट्री इसमें होती है टीनोफोर सिलेंट्रेटा में, तो ये तो सही है। द्विकोर की होती है यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सभी भ्रूणीय परतें उपस्थित होती हैं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि ये होता है डिप्लोब्लास्टिक और इसमें सभी परतें नहीं हो सकती हैं। सही परतें कब होती है? जब ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल 2 जर्म लेयर है इसलिए डिप्लोब्लास्टिक है, और इसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म ये 2 जर्म लेयर उपस्थित होती हैं। तो सभी भ्रूणीय परतें इसमें उपस्थित नहीं होती हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, और संगठन का ऊतक स्तर इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निडीरियन में मौजूद दंसन पुटक को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है दंश कोशिका। निडीरिया में कौन कौन आते हैं? निडीरिया को सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है और इसमें आते हैं हाइड्रा, ओरेलिया, जिसे जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश किस में आता है? तो निडीरिया में, और सी एनिमोन। क्वेश्चन नंबर 43, पोरीफेरा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पोरीफेरा
स्पॉन्जिन फाइबर की उपस्थिति स्पंज में पाए जाते हैं। संगठन का कोशिकीय स्तर होता है, कंप्लीट सेल का बना होता है। मुख और पाचन गुहा की उपस्थिति नहीं, ये गलत है, तो इसलिए ये सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये पोरिफेरा के विषय में गलत है क्योंकि इसमें मुख और पाचन गुहा नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, ओस्टिया नामक छिद्र पाए जाते हैं। ये स्पंज है, इसमें ओस्टिया नामक छिद्र पाए जाते हैं। उसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 44, किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं टेपवर्म में। टेपवर्म ये प्लेटिहेल्मिन्थेस में आता है, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं उत्सर्जी अंग के रूप में। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकेरियोट में इसमें सम्मिलित है। तो एक कोशिकीय जो यूकेरियोट है वो है प्रोटिस्टा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सेल के बेस पे जो एनिमल जो किंगडम है, ठीक है, जो 5 जगतीय वर्गीकरण या RH व्हिटेकर ने, तो उसने सेल के बेस में मोनेरा को रखा प्रोकैरियोटिक में, और बाकी सभी जो जगत है, जो किंगडम है, वो यूकेरियोटिक है। तो उसमें जो प्रोटिस्टा है वो एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं, बाकी सभी क्या है, बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो ये रहा दोस्तों आज का ये पहला पार्ट था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ठीक है। अभी इसके 2 और पार्ट आएंगे और उनमें भी हम इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हैं कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी अपनी कर रहे होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।